आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उडुपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बेंगलुरु में व्यावसायिक समुदाय के सदस्यों और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बेंगलुरु में ही एक जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस नेता लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कलबुर्गी और बेलारी में रैलियों को संबोधित करेगी। जनता दल सेकुलर के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्य सचिव पृथ्वी रेड्डी बीटीएम लेआउट, सीवी रमन नगर, सर्वजन नगर और पुलिकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। कर्नाटक में मतदान से पहले चुनाव आयोग ने परामर्श जारी कर कहा कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले बिना मंजूरी के कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षिता मेला आयोजित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ करेंगे। वो साइबर और सुरक्षा केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। चंडीगढ़ में विरासत केंद्र में कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोर्ड के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। ये केंद्र मानवीय सहायता और युद्ध क्षमताओं के अलावा आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी प्रदर्शन करेगा। इस केंद्र में विभिन्न विंटेज विमान भी रखे जाएंगे। वायुसेना विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना में करियर बनाने के लिए इस शहर के युवाओं को प्रेरित करेगा। केरल के मलप्पुरम जिले में तन्नूर में नाव पलटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। पुलिस ने बताया दुर्घटना स्थल से मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार नौका पर करीब 40 यात्री सवार थे। हादसे में जख्मी कई यात्रियों को नजदीकी निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल यह हादसा तन्नूर के तूवल तेरम पर्यटन स्थल पर शाम करीब 7 बजे हुआ। केरल सरकार ने तन्नूर में हुई नाव दुर्घटना के कारण आज होने वाले सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्थिति का आकलन करने के लिए आपात बैठक बुलाई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज बयान ने निर्देश दिया कि घायलों के लिए विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित किया जाए और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि शवों को जल्द से जल्द परिजनों को सौंपा जा सके। मलप्पुरम नाव हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत बेहद चौंकाने वाली और दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं जीवित बचे लोगों की सलामती के लिए करता हूँ प्रार्थना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मलप्पुरम नाव हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। सभी के सुरक्षित बचाव और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की करता हूं कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उनके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान वो वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा करेंगी।
इस उच्च स्तरीय बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक हिस्सा लेंगे। FSDC क्षेत्रीय नियामकों का एक शीर्ष निकाय है। बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा होगी। इसके साथ ही FSDC समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए इससे पहले किए गए उपायों की समीक्षा भी करेगी। मणिपुर में हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। घाटी के जिलों से हिंसा की कोई ताजा खबर नहीं है। मणिपुर में सेना हेलीकॉप्टर के जरिए हिंसा प्रभावित जिलों की कर रही है निगरानी। हजारों लोग जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों से राहत शिविरों में ले रहे हैं आश्रय। कुछ चयनित जिलों में कुछ घंटों के लिए सार्वजनिक कर्फ्यू में ढील दी गई है। विदेश राज्य मंत्री और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जमानत के ऑर्डर को डिस्चार्ज के तरीके से प्रस्तुत कर रही है और कोर्ट के ऑर्डर के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार ही घोटालेबाजों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसाग्रस्त सूडान से कर्नाटक वापस लौटे लोगों से बातचीत की। यहाँ केपी की जनजाति के सदस्यों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से शिवमोगा लाया गया। पीएम मोदी ने बातचीत करते हुए उनके अनुभवों को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी कहीं फंस जाता है तो वो सोते नहीं है। दरअसल सूडान में पिछले कई दिनों से सेना और सैनिक बलों के बीच संघर्ष जारी है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया, जिसके तहत अब तक 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी एक बहुत ही चुनौतियों से भरा बचाव अभियान रहा। हमारे दूतावास के अधिकारियों ने अदम्य साहस और समन्वय का परिचय दिया। उन्होंने जान पर खेलकर भारतीयों को निकाला। सुप्रीम कोर्ट 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में दाखिल हुए मानहानि मामले पर अदालत आज फैसला लेगी। कोर्ट तथ्यों की जांच के बाद आज इस बात पर फैसला करेगी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा समेत 68 जजों की पदोन्नति को चुनौती दी गई है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तकनीक आधारित मधुमेह के इलाज में नेतृत्व करने को तैयार है। उन्होंने कहा, तकनीक और मानव संसाधनों के मामले में भारत बहुत देशों से बहुत आगे है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। अब तक 1,40,000 से अधिक का श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए हैं। केवल वही तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जा सकेंगे जो पहले से पंजीकरण करा चुके हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के कारण प्रशासन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पिछले महीने की 25 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक पहले ही स्थगित कर चुका है। उत्तराखंड में तीर्थों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नाम से एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत
67 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2703 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत गंगा के तटों पर गुंडागर्दी और नशा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों को प्रदूषित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का आदेश भी जारी किया गया है। 29 अप्रैल से अब तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 2703 लोगों से जुर्माने के रूप में कुल 7,03,850 रुपए वसूले जा चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मोजा तूफान बन रहा है। ये तूफान भयंकर रूप लेता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मोजा तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके असर से 10 से 11 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इस महीने की 9 तारीख से मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कई जगहों पर आंधी चली और बारिश हुई। दिल्ली में मौसम लगातार खराब बना हुआ है और तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं। भारत के कच्चे तेल के आयात में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की हिस्सेदारी अप्रैल में घटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 46% पर आ गई। उद्योग के आंकड़ों से जानकारी मिली है। रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद बढ़ने के साथ ओपेक का हिस्सा घटता जा रहा है। ओपेक मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और अफ्रीका का भारत के कच्चे तेल के आयात में अप्रैल 2022 में 72% हिस्सा था। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 4 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 56,615 करोड़ रुपए की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को हुआ। भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम है। एफपीआई ने पिछले 4 कारोबारी सत्रों में शेयर बाजारों में 10,850 करोड़ रुपए का निवेश किया है। टीपीजी कैपिटल समर्थित तार केबल विनिर्माता आरआर केबल ने आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भारत का सोने का आयात 2022-23 में 24.15% घटकर $35 अरब रह गया। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में चांदी का आयात 6% बढ़कर $5.29 अरब पर पहुंच गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गो फर्स्ट एयरलाइन की दिवाला कार्यवाही का अनुरोध वाली 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। पूर्वी कांगो में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिण किवू प्रांत में सबसे बुरी तरह प्रभावित कालेहे में प्रशासक थॉमस बांगेज ने बताया कि अब तक 203 शव बरामद हुए हैं और अन्य शवों को खोजने का प्रयास जारी है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी ने आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रमंडल देशों से बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को भेजने का आग्रह किया। कल लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों की महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड से बातचीत के बाद शेख हसीना ने ये बात कही। राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव ने कहा कि वो बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव होने के पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी बांग्लादेश में चुनाव अधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षित करने की पेशकश की। दक्षिण पेरू में एक छोटी सी सोने की खदान में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 175 लोगों ने
लोगों को आग से बचा लिया गया है। घटना पर पेरू सरकार ने कहा कि अरेकिपा के दक्षिणी क्षेत्र में शनिवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरों में घटनास्थल से धुआं निकलता दिख रहा है। खदान का संचालन यानाकेहा द्वारा किया जाता है, जो एक छोटे पैमाने की फर्म है। हालांकि कंपनी ने घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि याना कोई हुआ पुलिस थाने ने इसकी पुष्टि की है कि घटना में 27 लोगों की मौत हुई है। पेरू दुनिया का शीर्ष सोना उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक भी है। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर घातक रूप ले रहा है। यूक्रेन पर रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है। बीते दिन भी रूसी सेना ने कीव और ओडिशा में कई विस्फोट किए हैं। रूसी सेना के हवाई हमलों के चलते यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का रेड अलर्ट सुनाई दे रहा है। एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार मिसाइल हमले के बाद तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि काला सागर शहर ओडिशा में रात भर मिसाइल गिरती रही, जिससे 5 लोग घायल हो गए। राजधानी कीव सहित देश के अन्य क्षेत्रों में भी हवाई हमले की चेतावनी दी जा रही है। ओडिशा सैन्य प्रवक्ता सेही ब्राचुक ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि राज्य में रूस का मिसाइल हमला हुआ है। प्रवक्ता ने लोगों से कहा कि जब तक हवाई हमला अलार्म बंद नहीं हो जाता तब तक आश्रयों में रहें। वहीं यूक्रेन के जनरल का कहना है कि रूस ने बखमुत के लिए लड़ाई तेज कर दी है। जल्दी ही इस पर कब्जा हो सकता है। यूक्रेनी कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूसी सेना ने शहर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आदेश जारी किया है कि टेक्सास के एलन में गोलीबारी में मारे गए पीड़ितों के सम्मान में सभी सार्वजनिक भवनों पर अमेरिकी झंडा आधा झुका रहेगा। बाइडेन कार्यालय ने इससे जुड़ी एक घोषणा जारी की। शनिवार को टेक्सास में एक मॉल के बाहर सिरफिरे ने 8 लोगों को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। बंदूकधारी हमलावर ने मॉल के बाहर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य जख्मी हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमलावर का मकसद अभी तक ज्ञात नहीं है। मॉल के बाहर गोलीबारी शुरू करने के बाद ही एक पुलिस अधिकारी ने हमलावर को मार गिराया था। वहीं एलन के कॉटनवुड क्रीक चर्च में पीड़ितों के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में इस प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। पेरू की सीमा पर फंसे 115 वेनेजुएला के प्रवासियों को रविवार को एक उड़ान से वापस वेनेजुएला लाया गया। चिली सरकार ने जानकारी दी। वहीं पेरू ने प्रवासियों को रोकने के लिए पुलिस और सैनिकों को सीमा पर भेज दिया। टेक्सास के ब्राउन्सविले में एक शरणार्थी शिविर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े लोगों को एक एसयूवी ने रविवार को कुचल दिया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। ब्राउन्सविले की पुलिस जांचकर्ता मार्टिन सैंडोवल ने बताया कि यह हादसा स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्राउन्सविले पुलिस का कहना है कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या घटना जानबूझकर की गई थी या नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 1 साल से अधिक समय हो गया है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस को युद्ध से संबंधित सामग्री मुहैया कराने वाली कुछ चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है। एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधों को एक नए पैकेज में 7 चीनी व्यवसायों को सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर इस सप्ताह यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों द्वारा चर्चा की जाएगी। कुछ कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले ही प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा जा चुका है। नेपाल की संघीय संसद का बजट सत्र कल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा दोनों की बैठकें संसद भवन न्यू बनेश्वर में शाम 4 बजे शुरू हुई। इस सत्र में सरकार अपनी वार्षिक नीति और कार्यक्रम तथा बजट पेश करती है। सत्र की शुरुआत में बजट पूर्व चर्चा हुई।
अमेरिका में मियामी बीच नाइट क्लब में कल तड़के हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 महिलाएं घायल हो गईं। मियामी बीच पुलिस का कहना है कि अधिकारियों को शहर के साउथ बीच क्षेत्र में गाला नाइट क्लब में स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे फायरिंग की खबरें मिली। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अमेरिका में फायरिंग की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। अब तक अमेरिका में इस साल 200 से ज्यादा गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रनों से हरा दिया और गुजरात की तरफ से मोहित शर्मा ने 4 विकेट लिए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया है। इस सीजन ये हैदराबाद की चौथी जीत है। आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच कोलकाता की ईडन गार्डन मैदान पर खेला जाएगा। कोलकाता और पंजाब के बीच आईपीएल में अब तक 31 मैच खेले गए हैं जिसमें से 20 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं और 11 मैच में पंजाब किंग्स ने कामयाबी हासिल की। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाज दीपक भोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दीपक ने कजाकिस्तान के मुक्केबाज को 5-2 के अंतर से हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार देर रात खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने न्यूकासल को 2-0 से हराकर लीग के खिताब के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। इस हार के बाद चौथे स्थान पर मौजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल से ऊपर तीसरे स्थान पर जाने का मौका गंवा दिया। फ्रेंच लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने ट्रायल्स को 3-1 से मात दी। पीएसजी अंक तालिका में 78 अंक के साथ शीर्ष पर है। इटालियन लीग सीरी ए में खेले गए मुकाबले में नेपोली ने फायोरेंटीना को 1-0 से हरा दिया। सीरी ए का खिताब जीतने के बाद नेपोली की ये पहली जीत है। जूड बेलिंगम के 2 गोल की मदद से बोरुसिया डॉर्टमुंड ने वोल्फ्सबर्ग को 6-0 से हराकर बुंदेसलीगा के शीर्ष पर काबिज बायर्न म्यूनिख के अंतर को 1 अंक तक सीमित कर दिया। एंडी मरे ने एक्स-एन पोपेंस में एटीपी चैलेंजर इवेंट के फाइनल में टॉमी पॉल को हराकर लगभग 4 वर्षों में अपना पहला खिताब जीत लिया है। 35 वर्षीय मरे ने अमेरिकी शीर्ष वरीयता प्राप्त पॉल के खिलाफ वापसी करते हुए 2-6, 6-1, 6-2 से जीत दर्ज की। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन मरे का 2019 में एंटवर्प में जीतने के बाद पहला खिताब। विश्व नंबर 2 कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के जन लेनार्ड स्टफ पर 3 सेट की जीत के साथ अपना मैड्रिड ओपन खिताब बरकरार रखा। 20 वर्षीय अल्कराज ने इस सीजन में एटीपी टूर पर अपनी चौथी ट्रॉफी के लिए 6-4, 3-6, 6-3 से जीत दर्ज की और कुल 10वीं जीत हासिल की। अल्कराज मैड्रिड में अपना खिताब का बचाव करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। वो अगले हफ्ते रोम में खेलकर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर नोवाक जोकोविच की जगह लेंगे। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने रिचर्ड मैडन के साथ सिटाडेल सीरीज में लीड रोल निभाया है। ये स्पाई सीरीज है। प्रियंका ने इसमें जमकर एक्शन किया है। सीरीज का नया एपिसोड हर शुक्रवार स्ट्रीम किया जा रहा है। सोनम कपूर जल्दी ही किंग चार्ल्स III के कोरोनेशन में नजर आएंगे। इसमें उनके अलावा और भी कई कलाकार नजर आने वाले हैं। अब उनके गाउन को लेकर खबर आई है। वो एक डिजाइनर गाउन पहनने वाली हैं।